बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से डिस्कस कर रहे थे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को, और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे हम लोग कहते रहते हैं बैलेंस शीट। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप लोगों ने सबसे पहले कंपनी नेम लिखना है, बिजनेस नेम लिखना है कि आप अकाउंटिंग किसकी करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपने बतानी होता है कि भाई हम लोग कौन सी स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट कौन सा प्रोवाइड करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट कौन सी हमारे पास। तो इसका नाम आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आपके लिए ये रूल है कि जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट में नेम यूज किया जाए, आपने वही नेम यहां पे लिखना है। अगर वो आपसे कह रहे हैं ना कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जगह पर इनकम स्टेटमेंट ही लिखना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जगह पर बैलेंस शीट ही लिखना है। वहां से पूछ रहा है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जगह पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ही लिखना है। जिस तरह से वो आपसे रिक्वायर्ड करे बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने करना है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और उसके साथ आपने बताना है एज एट, जिस डेट पर आप लोग वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मतलब आपके अकाउंटिंग ईयर का बिल्कुल लास्ट डे, जिस दिन आपका वो फाइनेंशियल ईयर जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एंड हो रहा है, आपने वहां की डेट बतानी है। अब अगर यहाँ पर डिफरेंस देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम लोग लिखते रहते थे फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021, जबकि बैलेंस शीट के साथ हम लोगों ने लिखा एज एट 30 जून 2021। इसका मतलब यह है कि हम लोगों ने बताना होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट पूरे साल की बिजनेस ऑपरेशन से होता है कि पूरा साल जो कुछ हम लोग करते रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे पास 70 के प्रॉफिट के साथ हमें मिला। जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ने उस बिजनेस की पोजीशन के बारे में हमें बताना होता है कि हमने स्टार्ट तो लिया था 100 रुपीज के कैपिटल के साथ, और आज जब हम लोग एक साल के बाद पहुंचे हैं तो हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या वो 100 पर है, 100 से इंक्रीज किया, 100 से डिक्रीज किया, क्या प्रॉफिट आया, क्या लॉस आया, किस टाइम पर आपके पास क्या कुछ मौजूद है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस पर लायबिलिटीज कितनी हैं, बिजनेस में टोटल कैपिटल कितना है, ये सारी चीजें बताना वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। जब आप लोग बात कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसमें आप लोगों ने पढ़े थे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। कितने थे एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? 3। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटीज, क्या, बस इन तीनों से मिलकर बैलेंस शीट बन जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाती है। अब इसके लिए आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन भी पढ़ी थी। अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोगों के पास क्या थी? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यही आपकी बैलेंस शीट है। कि आपने सबसे पहले अपने बिजनेस के तमाम तर एसेट्स को देखना है। अब एसेट्स में डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी, कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट। तो आप लोगों ने सबसे पहली हेडिंग देनी है अपने पास एसेट्स की। एसेट्स में आपने बताना है अपने पास नॉन करंट एसेट्स एंड उस बिजनेस के पास जितने भी नॉन करंट एसेट्स हों वो सारे के सारे आपने बता देने हैं। उनमें हमारे पास शामिल हो सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एंड मोटर व्हीकल। जो कुछ उसके पास मौजूद हो आपने वो बताना है, राइट। सपोज उसके पास मोटर व्हीकल नहीं है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, अगर है तो जाके बताओ। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, उसने रेंट के ऊपर बिल्डिंग ली हुई है, तो उसकी अपनी तो ना हुई ना, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपने वो एसेट्स बताने हैं जो बिजनेस की ओनरशिप में हो और उसके ऊपर उसी बिजनेस का कंट्रोल हो, आपने वो चीजें यहाँ पर आकर बतानी है। तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि उसके पास नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। ऑलराइट, फिर आपने लिखने हैं करंट एसेट्स। अच्छा, यहाँ पर ऐसे ही है, पहले नॉन करंट एसेट्स और फिर करंट एसेट्स।
अब करंट एसेट्स में सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है अपने पास स्टॉक, वो चीज जो आप लोग अभी तक सेल नहीं कर पाए। आपकी शॉप के अंदर जो आपने परचेजेस की थी वो सारी की सारी सेल नहीं हुई, अब उसमें से कुछ अनसोल्ड गुड्स आप लोगों के पास रह गई हैं, वो आपका स्टॉक कहलाएगा। तो वो स्टॉक भी तो बेनिफिट देगा ना आपको फ्यूचर में, कल को इस्तेमाल होना है उसने आपका, आज के लिए वो आज आपका एसिड है, आपने अपने एसिड के तौर पे उसको रिकॉर्ड करना है। फिर आप क्या आ जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, अकाउंट्स रिसीवेबल या अदर रिसीवेबल्स आपके पास आ जाते हैं। फिर आप लोगों ने कैश एट बैंक एंड देन कैश इन हैंड, ये दोनों ना आपने सबसे एंड पे जाके लिखने हैं। करंट एसेट में सबसे पहले आप लोग स्टॉक और सबसे लास्ट में जाकर आपने कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड लिखना। क्लियर? रिसीवेबल्स को मिड में रहने देना, या कोई और आपके पास करंट एसेट्स हैं तो उनको मिड पे रहने देना, लेकिन स्टॉक से स्टार्ट करना, कैश इन हैंड पर एंड करना। ऑलराइट, और आपने जाकर अपने पास नॉन करंट एसेट्स का टोटल करना है, फिर अपने करंट एसेट्स का टोटल करना है, फिर इन दोनों का टोटल करके आपने बता देना है कि हमारे बिजनेस के पास टोटल एसेट्स 600 के मौजूद हैं, मतलब जो भी अमाउंट बनती होगी। ऑलराइट, फिर आपने इस बैलेंस शीट के सेकंड पार्ट के ऊपर जाना है। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू, तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की सॉल्व कर ली है। सेकंड पार्ट के पास जाएंगे तो सेकंड पार्ट में दो चीजें शामिल हैं, कैपिटल एंड, तो आपने सबसे पहला पोर्शन बनाना है अपने पास कैपिटल का। कैपिटल में से आपने पहले वो अमाउंट लिखनी है जो आप लोगों के बिल्कुल स्टार्ट में आपका कैपिटल मौजूद था, कि टोटल आपके पास कैपिटल की अमाउंट क्या है, आपने वो लिखनी है। फर्दर अगर किसी किस्म का कोई कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया तो आपने वो आके लिख देना है। पहले वाला कि अगर साल के बिल्कुल स्टार्ट में जितना कैपिटल था आपने वो, लेकिन कुछ अर्से के बाद फिर आपको ख्याल आया कि भाई मुझे कुछ और कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसमें, अगर दोबारा से कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हो तो वो आके इसमें ऐड कर देना। अगर आपको नेट प्रॉफिट हो जाता है तो वो इसमें ऐड कर देना, और अगर आपको ड्राइंग्स होती हैं तो वो इसमें से लेस कर देना। तो आपने ड्राइंग्स के केस में पढ़ा था डिक्रीज इन इक्विटी, याद आया? प्रॉफिट्स के केस में इनकम में जाके पढ़ा था कि इंक्रीज इन इक्विटी, इंक्रीज है इसलिए तो ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो कैपिटल के पोर्शन में ना ये चीजें आ जाती हैं कि कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस प्लस नेट प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो लेस हो जाएगा। अगर बिजनेस में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आपको लॉस हो गया है तो वो लॉस इधर आकर लेस हो जाएगा, और ये प्रॉफिट की अमाउंट वही है जो हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से मिली थी। ये देखें, यही 70 आपने उठाना है और बैलेंस शीट में कैपिटल के पोर्शन में जाकर इसको रिकॉर्ड कर देना है। 70 जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर आपके पास ड्राइंग्स होंगी वो आपने इसमें से लेस कर देनी है, और ये है आपका क्लोजिंग कैपिटल, कि अब आपके पास कैपिटल की वैल्यू इन टोटल 200 रुपीज है। हालांकि स्टार्ट कितने से किया था, फर्दर कितना इंट्रोड्यूस किया, अब आपका अपना पैसा 150 रुपए लगा हुआ है, लेकिन बिजनेस के पास जो कैपिटल अब शो हो रहा है वो कितना है, 200 रुपीज का। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने उस 150 से 70 रुपीज अर्न किए थे, और वो 70 रुपीज सारे के सारे आपने नहीं ले लिए उसे, आपने उसमें से सिर्फ 20 रुपीज लिए हैं। तो वो प्रॉफिट में से जो रिमेनिंग पार्ट है 50 रुपीज का आपने वो री इन्वेस्ट किया, तो अब उसके पास जो टोटल कैपिटल बन गया है वो 200 की अमाउंट से बन गया। फिर लायबिलिटीज के बारे में लिखना है। अब लायबिलिटीज की भी दो टाइप्स थी, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें बैंक लोन वगैरह आप लोगों ने लिख देना है, या लॉन्ग टर्म लोन अगर आपके पास है वो लिख देने हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स या मतलब अदर पेबल्स ये आपके पास शामिल होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज अगर एक से ज्यादा हैं तो उनको अलग से टोटल करके बताओ, एक है तो उसका टोटल करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसका टोटल सेम है, तो वो एज इट इज जाके लिख दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं उनको अलग से टोटल करो, करंट लायबिलिटीज उनका अलग से टोटल करो, एंड एट द एंड कैपिटल के टोटल को
ऐड कर दो नॉन करंट लायबिलिटीज के टोटल के साथ, ऐड कर दो करंट लायबिलिटीज के टोटल के साथ। तो देखिए आपके पास 200 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू, और ये अमाउंट इक्वल आ जाती है आपके एसिड्स के टोटल के। क्लियर? जब आपके पास ये दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएं, समझ लेना आपकी बैलेंस शीट ठीक है। 90% तक, 90% तक आपकी बैलेंस शीट ठीक है, राइट? बाकी आप लोग कुछ ना कुछ एरर भी कर सकते हो, उस एरर के बावजूद भी ठीक आ सकती है, लेकिन वो एरर कंसीडर होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। FAR 1 के अंदर इसका पूरा एक चैप्टर है, एरर्स जो आप लोग करेंगे कि उनको ठीक कैसे करना है, कौन से एरर्स हैं जो इस पे असरअंदाज होते हैं, कौन से एरर हैं जो एरर तो हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। तो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर है FAR 1 के अंदर, उसके लिए इंतजार करें 6 माह का। ओके, अच्छा, अब आप लोगों को बैलेंस शीट के फॉर्मेट की भी समझ आ गई कि हम लोगों ने बैलेंस शीट को इस तरह से डिजाइन करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिलेशनशिप बताया गया बिटवीन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि इनका रिलेशनशिप क्या है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं शोज द इक्विटी ऑफ बिजनेस एट पॉइंट इन टाइम। मतलब कहते हैं फॉर द ईयर नहीं बता रहे, हम आपको बेसिकली बिजनेस की इक्विटी बता रहे हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसके बाद अब टोटल इक्विटी कितनी है, उसके नेट एसिड्स की वर्थ कितनी है। अब जैसे हम लोगों ने कहा था कि उसके टोटल एसिड्स कितने हैं 600 के, जबकि उसके ऊपर लायबिलिटीज कितने की आ रही हैं 400 की। तो अगर वो 600 में से 400 की लायबिलिटीज पे कर दे तो उसके बाद कितनी अमाउंट बच जाती है 200, उसकी इक्विटी के बराबर, जिसे हम लोगों ने नेट एसिड कहा था। ऑलराइट, तो ये बैलेंस शीट हमें उस बिजनेस की इक्विटी के बारे में बताती है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर उसके पास नेट एसिड्स की वर्थ कितनी है। ऑलराइट, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कहते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है ये आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में जाके बताएगी। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये आप लोगों को नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, फॉर द अकाउंटिंग ईयर, फॉर द फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगी। मतलब आपने अगर एसिड्स, आप किसी भी कंपनी के नेट एसिड्स को देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ना देखना, बैलेंस शीट जाके देखना। और अगर किसी भी कंपनी के आप लोगों ने प्रॉफिट्स को देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को देखना। ऑलराइट, अच्छा ये बताएं कि बगैर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाए क्या मैं बैलेंस शीट बना सकता हूं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का प्रॉफिट या लॉस उसकी इक्विटी का पार्ट बनता है। तो जब तक मुझे उसका पता नहीं होगा तब तक मैं बैलेंस शीट कैसे बनाऊं? राइट, नेक्स्ट कहते हैं प्रॉफिट्स बिलोंग्स टू द ऑनर। लाजिमी बात है, जिसने इन्वेस्टमेंट की है प्रॉफिट उसी को मिलना चाहिए। ऑफ द बिजनेस इट इज देयरफॉर एडेड टू द, अब इक्विटी में भी तो ऑनर्स का पैसा रखा हुआ है, प्रॉफिट भी उसी का है, इसलिए इक्विटी में जाके ऐड हो जाता है कि भाई मिस्टर ऑनर अब तुम्हारे पास तो तुम्हारे इतने पैसे हमारे पास मौजूद हैं, तुमने इसमें से कुछ विड्रॉ करना है तो तुम जरूर कर लो ड्राइंग्स की फॉर्म में। अब वो बिजनेस ऑनर पे डिपेंड करता है कि उसने सारे का सारा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेना है या उसको कुछ पार्ट विड्रॉ करना है, ये उस पर डिपेंड करता रहता है। ऑलराइट, रिलेशनशिप समझ आ गया? ये वो बातें हैं जो आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो आपने इन बातों को अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट पॉइंट में बेटा आपको बता रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है ना हमारे पास, वो हमें बिजनेस की पोजीशन के बारे में बताती है एट इन टाइम। इट मींस दैट कि भाई सुबह सुबह घर से निकले ना तो अब्बू ने 500 रुपए पॉकेट मनी के दे दिए कि बाइक पे जा रहे हो, शायद पेट्रोल भी डलवाना पड़ जाए, कुछ खा पी भी लेना, बाइक पंक्चर भी हो सकता है, तो तुम्हारे पास ना ये 500 रुपए मौजूद। तो अपने स्टार्ट में वो 500 लिए। अब ये ऐसे समझो जैसे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो गई 500 रुपए की। अच्छा बाद में क्या हुआ, तुम आए
कॉलेज में आए, तुमने 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 50 रुपए की यहाँ से कुछ ना कुछ चीजें खा ली, 100 रुपए की कोई बुक वगैरह तुमने परचेज कर ली, कितने का एक्सपेंस हो गया है? 250 रुपीज का एक्सपेंस हो गया है। घर में जाओगे वो ये नहीं कहेंगे 500 निकालो, क्या पूछेंगे, बेटा कुछ बचा है क्या? उस टाइम पर तुम्हारे पास कितने पैसे मौजूद, तो तुम क्या कहोगे, मेरे पास 500 है? अच्छा, तुम क्या कहोगे, 100 रुपया ये है, 100 रुपया ये है, 50 रुपए ये है, क्या कहोगे? मेरे पास मेरी पॉकेट में 250 रुपीज है। ये है बैलेंस शीट, कि जिस दिन की हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, उस दिन बिजनेस के पास क्या कुछ है, बिजनेस ने कितने लोगों से पैसे रिसीव करने हैं उस दिन, बिजनेस ने कितने लोगों के पैसे पे करने हैं उस दिन, उसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, और बिजनेस के नेट एसेट्स की वर्थ कितनी है, टोटल इक्विटी कितनी है बिजनेस की। क्लियर है ये बात जी? अकाउंटिंग टर्म्स कुछ हम लोग यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है रिकॉग्निशन। कहते हैं दिस रेफर्स टू पुटिंग एन आइटम इनटू बुक कीपिंग सिस्टम, परफॉर्मिंग डबल एंट्री ऑन इट। इट मींस दैट वो आपको ये बता रहा है कि भाई कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने अपनी बुक्स में, अपने रिकॉर्ड्स के अंदर किस टाइम पर जाके रिकॉग्नाइज करना है, अपने पास रिकॉर्ड किस टाइम पे जाके करना है, कि उसके लिए जो डबल एंट्री बुक कीपिंग हम लोग बनानी है, जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, वो कौन सी डेट पर करनी है। तो ये वक्त के साथ साथ आप लोग सीखते जाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किस ट्रांजैक्शन को किस टाइम पर हमने और किस अमाउंट के साथ जाके रिकॉर्ड करना है। ऑलराइट, वैसे जिस दिन बिजनेस ने कोई ट्रांजैक्शन की, उसकी ट्रांजैक्शन को उसी टाइम पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो फौरन उसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी आएंगी जिनके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो वो ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ते जाएंगे कि हमें कब जाकर इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉस्ट। जब भी आप लोगों ने किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है ना, तो उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए आपको। मतलब मैंने भाई परचेजेस रिकॉर्ड करनी है, तो मुझे ये भी तो पता होना कि परचेजेस की कितने की हैं। मैंने अपना नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करना है, तो मुझे ये भी तो पता हो कि ये नॉन करंट एसेट मेरे पास आया कितने का है, जिसके ऊपर जाके मैं रिकॉर्ड कर सकूं। तो यहाँ पर देखें, कॉस्ट में आपसे कहता है द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट पेड or the value of the other consideration given to acquire an asset at the time of its acquisition or construction, कहते हैं इसको कॉस्ट कहते हैं। अब क्या मतलब, ये हमारे पास हमारा मोबाइल हमारा एसेट है, ओके। पहला मेथड, मैं गया मोबाइल सेंटर, मैंने जाके मोबाइल परचेज किया, मोबाइल था 50,000 रुपए का, मैंने 50,000 रुपए पे कर दिया, मोबाइल लेके आ गया। मेरे मोबाइल की कॉस्ट कितनी है? 50,000 रुपए जो मैंने पे किया, तो ये आ गया कैश में। ये जो कुछ आप एसेट को एक्वायर करने के लिए कैश पे करते हो ना, वो आपकी कॉस्ट कहलाता है। फिर उसने लिखा और साथ में लिखा हुआ है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? मतलब अब मैं पैसे नहीं दे रहा, पैसों की फॉर्म की कोई चीज मैंने देनी है उसे, जो कि पैसे ही कंसीडर हों, जिनमें हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। वेल नोन इंस्ट्रूमेंट इज चेक, कि मैं अब पैसे नहीं दे रहा, मैं उसने कहा 50,000 रुपए का मोबाइल है, मैंने चेकबुक उठाई, उसके ऊपर 50,000 लिखा, साइन किए और उसको पकड़ा के। अब उस डॉक्यूमेंट की वर्थ कितनी है? 50। इट मींस दैट मैंने 50,000 दे दिया, तो वो मोबाइल मुझे कितने का पड़ेगा? 50,000, जो मैंने कैश इक्विवेलेंट पे किया। इसी तरह अगर आपके पास कोई बॉन्ड्स वगैरह मौजूद हैं, आप बॉन्ड्स दे सकते हैं, वो भी आपके पास लीगल टेंडर मनी के तौर पे यूज होते हैं। कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह आपके पास रखे हुए हैं, कैश नहीं है, आप अपने प्राइस बॉन्ड दे सकते हैं उनको, क्योंकि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको मिलते होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स वगैरह आपके पास मौजूद हैं, जो कि इन फ्यूचर आप लोग पढ़ते रहेंगे, मतलब हर वो चीज जो कैश की जगह पे यूज हो सकती हो, उसको कैश इक्विवेलेंट कहा जाता है। इसमें हमारे पास प्रोमिसरी नोट भी शामिल है, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी शामिल है। अब ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने बाद में जाके पढ़नी है, इसीलिए इनके नेम अभी आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे।
कि कैश इक्विवेलेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। और राइट, आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ अदर कंसीडरेशन गिवन टू एक्वायर। अब एग्जांपल सुनो भाई, न्यू मोबाइल परचेज करने से पहले पुराना मोबाइल भी तो मेरे पास है। अच्छा, न्यू मोबाइल परचेज कर लूं तो इस पुराने को क्या साथ में रखूं कि दो दो मोबाइल है मेरे पास? तो ये अक्सर लोग शौकिया मार रहे होते हैं हमें काम का। क्या फायदा ऐसे आईफोन का जिसमें सिम ही एक डलती हो? फिर क्या है जनाब? अच्छा, फिर नॉन पीटीआई अप्रूव लेकर लोगों को क्या पता चलेगा? फिर जो दिखा रहे होते हैं भाई आईफोन है, ये वो आधा से बना हुआ होता है, आईफोन है भाई आईफोन है। अच्छा, कॉल सुनने के लिए दूसरा फोन यूज करते हैं, कॉल करने के लिए दूसरा फोन यूज कर रहे होते हैं। ओके, लोगों को दिखाने के लिए आईफोन रखा हुआ है, तो भैया एक ही ले लो, अच्छा ले लो। अच्छा, फिर क्या है, मतलब मैं नहीं इतना बोझ बर्दाश्त कर सकता कि मैं दो मोबाइल उठा के फिरता रहूं। तो मैं क्या करूंगा, ये अपना पुराना मोबाइल सेल कर दूंगा। अच्छा, इसके लिए ना आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि इसको सेल कहीं और करो, उससे पैसे लो और उन पैसों से आके नया मोबाइल ले लो। ठीक है, वो हमारी इस डेफिनेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। फिर तो ऐसे ही है ना, जैसे मैंने कैश के ऊपर वो नया मोबाइल ले लिया, तो वो जो कैश पे करूंगा वही उस नए मोबाइल की कॉस्ट बन जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जहां से नया मोबाइल लेना था ना, मैंने पुराना मोबाइल ना उन्हीं को सेल किया। अब नया मोबाइल 50,000 का था, या पुराना भी 50 में जाएगा? अच्छा, कितने में जाएगा? चलो शुक्र है 20 बोल दिया, मुझे डर लग रहा था कि इससे कम ना बोल दे। अच्छा, 20,000 रुपए में पुराना मोबाइल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, उनसे कहूंगा कि यार 50,000 रुपए मैं तुम्हें नहीं देता, मैं तुम्हें ना ये मोबाइल भी देता हूं, अब मुझे बताओ मैं तुम्हें कितने पैसे दूं। तो वो मतलब इसको इवेल्युएट करेगा कि पुराना मोबाइल कितने का है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को देखेगा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू को देखेगा। वो कहेगा यार ऐसा है कि ये जो तुम्हारे वाला मोबाइल है ना, अदर कंसीडरेशन, उस न्यू मोबाइल को रिसीव करने के लिए, एक्वायर करने के लिए मैंने ये अदर कंसीडरेशन है। कहते हैं अगर आप एसिड के बदले एसिड्स देते हो तो आपने उसकी फेयर मार्केट वैल्यू को देखना है कि मार्केट में उसकी वर्थ कितनी है। ये ना देखो मैंने इसको पता नहीं कितने में खरीदा था, ये नहीं देखना। आपने ये देखना है कि आज मार्केट में कितने में सेल हो जाएगा, वो वैल्यू लेकर जाओ। शॉपकीपर ने कहा कि 20,000 रुपए का जी है, इट मीन्स दैट मैं उसे 30,000 रुपए और, ऐसा ही है ना। तो फिर न्यू मोबाइल को परचेज करने के लिए मैं अपने 20,000 रुपए का ये एसिड दूंगा, ये अपना पुराना मोबाइल दूंगा, 30,000 रुपए उसको कैश के फॉर्म में दूंगा और मैं नया मोबाइल लेकर आ जाऊंगा। अब घर वाले मुझसे पूछेंगे कि नया मोबाइल कितने का मिला, क्या 30 बोलूं, कितना बोलूं? 50,000। क्या वो कहेंगे तुम्हारे पास 50,000 कहां से आए? मैं कहूंगा 30,000 रुपए मेरे पास रखे हुए थे और 20,000 रुपए का मेरा पुराना मोबाइल चल रहा है। ओके, तो इसे कहा जाता है कॉस्ट ऑफ एसेट। तो इस कॉस्ट को बेटा, यहाँ पर अभी सिर्फ ट्रेलर था कॉस्ट का, कॉस्ट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 6, राइट। तो अभी के लिए आपने सिर्फ इतनी बात समझ लेनी है कि कॉस्ट के अंदर वो चीज शामिल है जो हम लोग कैश पे कर रहे होते हैं, कैश इक्विवेलेंट पे कर रही होती हैं, या अदर कंसिडरेशन जो हम लोग पे करते हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू। ऑलराइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज हो। अब जैसे लास्ट मेरी एग्जांपल के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन भी आ गई, प्लस कैश भी आ गया, तो इन तीनों का सम भी हो सकता है कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर ये तीनों चीजें शामिल हो जाए, तो इनका सम भी हमारे पास आ सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए हमारे पास आता है ग्रॉस अमाउंट। तो बेटा ग्रॉस अमाउंट से मुराद होता है इन टोटल विदाउट डिडक्शंस, विदाउट डिडक्शंस उसे ग्रॉस अमाउंट कहा जाता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले एक एग्जांपल दी थी आप लोगों को, भाई साहब बाइक सेल करने के लिए गए थे, 50,000 रुपए का बाइक सेल हुआ था, लेकिन इनको कितनी अमाउंट मिली थी? तो वो जो 50,000 रुपीज है ना, वो ग्रॉस अमाउंट है। 50,000 रुपीज है वो, कि भाई अगर ये एजेंट के बगैर आते तो वो 50,000 रुपए का सेल कर लेते और 50,000 रुपए ही अपने बना लेते, लेकिन ये थ्रू एजेंट आए, इस वजह से डिडक्शंस हुई और इनको नेट अमाउंट कितनी मिली?
45,000, तो जो अमाउंट आफ्टर डिडक्शंस होती हैं उसको नेट अमाउंट बोला जाता है। बिफोर डिडक्शंस ग्रॉस अमाउंट, आफ्टर डिडक्शंस तो इनकम स्टेटमेंट को याद करो, एक्सपेंसेस लेस करने से पहले वाले प्रॉफिट को और एक्सपेंसेस लेस करने के बाद वाले प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस अमाउंट को अगर देखो कहते हैं दिस इज प्रेजेंटिंग एन एसेट, liability or expenses without deducting any related amounts। और इसमें कहता है सेल्स, कहता है 580,000 रुपीज की सेल्स हो गई हैं, फिर कहता है मेरे ट्रेड रिसीवेबल 63,000 रुपीज के मेरे ट्रेड रिसीवेबल हैं, तो उसने अपने इनकम बता दी, अपने रिसीवेबल्स बता दिए कि भाई मेरे पास टोटल इतने हैं। अब नेक्स्ट में कहता है नेट अमाउंट के बारे में कि नेट अमाउंट क्या होती रहती है, तो कहते हैं दिस रेफर्स टू द रिजल्ट्स ऑफ एडिंग अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर टुगेदर। तो पॉजिटिव मतलब वो जो ग्रॉस अमाउंट है और नेगेटिव जो आपने डिडक्शंस करनी है। द रिजल्ट माइट बी अ नेट एसेट्स, नेट लायबिलिटी, नेट इनकम और नेट एक्सपेंसेस। अब उसने सबसे पहली एग्जांपल आपको क्या दी थी, सेल्स, ऐसा ही था ना, तो उसकी अपनी सेल्स 580,000 की थी, जो टोटल सेल्स हुई थी ड्यूरिंग द ईयर वो 580,000 की। अब बेटा उसमें से कुछ सेल्स रिटर्न भी हो गई, मतलब आप लोगों ने ना 100 रुपए की चीजें बेची, उसमें से ना 20 रुपए की चीजें वापस आ गई, आप क्या अपना रेवेन्यू 100 का रिकॉर्ड करोगे, कितना 80 का, तो मतलब सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस कर दो। और अगर आपने किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर्स को, अगर आपने किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दिया है तो भाई वो अमाउंट भी लेस कर दो। और हमेशा आप याद रखना कि आपकी इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रेवेन्यू लिखा जाता है ना सेल्स, वो हमेशा नेट अमाउंट होती है। मतलब आपने अपनी ग्रॉस सेल्स में से लेस करनी है सेल्स रिटर्न, लेस करने हैं डिस्काउंट अलाउ। अगर आपने अपने किसी कस्टमर्स को किसी किस्म का कोई डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट लेस कर लेना और आपके पास आ जाएगी आपकी नेट सेल्स। ये नेट सेल्स आपकी इनकम स्टेटमेंट में लिखी जाती है। क्लियर? ग्रॉस सेल्स नहीं लिखनी, तो नेट सेल्स की अमाउंट जाके लिखना कि इन टोटल। अब देखें क्या आप 100 की सेल्स जाके लिखेंगे या 80 की जाके लिखेंगे, तो 80 की जाके लिखेंगे, सेल्स रिटर्न उसमें से माइनस करने के बाद जाके लिखेंगे, क्योंकि वो सेल्स रिटर्न तो वापसी आ गई आपके पास, तो इसीलिए वो माइनस की जाती है। इसी तरह से अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो भी माइनस किया जाता है। डिस्काउंट्स को इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और वो चैप्टर नंबर 2 में, तो इसके लिए अभी के लिए वेट करें। डिस्काउंट्स को इन डिटेल पढ़ा जाएगा चैप्टर नंबर 2 में कि डिस्काउंट अलाउड क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, डिस्काउंट की और कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ये हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इंतजार फरमाइए। नेक्स्ट देखें, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए। आपके ट्रेड रिसीवेबल देखें, ग्रॉस अमाउंट आपके पास कितनी आ रही थी 63,000, लेकिन आपको पता है कि भाई 63,000 में से 3,500 मुझे रिसीव नहीं होने, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन से मैंने लेने थे जिसकी डेथ हो गई है, क्या आपको मिलेंगे? तो भाई माइनस करो, फिर आपका रिसीवेबल तो नहीं रहा जब आपको अमाउंट मिलनी ही नहीं है। बेचारा अकेला था, उसके खानदान में और कोई नहीं है उसका कर्ज पे करने वाला, तो फिर क्या आपको मिलेंगे आपके पैसे? तो कहते हैं कि माइनस कर दो इनको। जब आपको मिलने ही नहीं है तो फिर आपने अपने पास रिकॉर्ड क्यों किया हुआ है? तो इसको आपने माइनस कर देना है 63,000 माइनस जो अमाउंट आपने फ्यूचर में रिसीव नहीं करनी, वो माइनस कर दी। तो कितनी रिसीव करनी है हम लोगों ने, वो है 59,500। ऑलराइट, ये जो लिखा हुआ है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स आपको जरा नहीं समझ आया होगा। इंतजार फरमाइए चैप्टर नंबर 5 का, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आपको जरा भी नहीं समझ आनी। तो आपने सिंपल सी बात याद रखनी है, ग्रॉस अमाउंट इन टोटल नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, सिर्फ ये समझाना था। और आई होप कि इस लेवल पर आपको ये बात समझ आ चुकी है कि टोटल में से अगर मैं कुछ डिडक्ट कर लूं जो अमाउंट आएगी उसको नेट अमाउंट है। बाकी चीजें आप वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे।
ऑलराइट, देखें मैं इन चीजों को यहाँ पे इसीलिए नहीं एक्सप्लेन कर सकता कि अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है जिसमें हमें एक हफ्ता लग जाता है पढ़ते पढ़ते, तो मैं वो 1-2 मिनट में कैसे बता सकता हूँ। इसी तरह से डिस्काउंट्स वगैरह पढ़ने के ऊपर मेरा शायद पूरा एक लेक्चर लग जाए, तो इधर 1-2 मिनट में मैं नहीं बता सकता, इसीलिए मैं इन चीजों को स्किप कर देता हूँ कि ये चीजें आगे हम लोगों ने इन डिटेल्स देखनी है, तो यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता रहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, ये थ्योरेटिकली बहुत मतलब 1-2 क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में से। अब हमारे पास कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी से मुराद ऐसा बिजनेस जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए अकाउंटिंग एंड रिजल्ट क्या होता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना। तो रिपोर्टिंग एंट्री से एंटिटी से मुराद ऐसा बिजनेस जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जा रही होती हैं, दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स इन मेकिंग डिसीजन अबाउट प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू द एंटिटी। कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली आप लोगों आपके बिजनेस की ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होता रहता है जो कि आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए यूजफुल हो सकती हैं। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन शामिल है, कहते हैं आपके इन्वेस्टर शामिल हैं। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स, बिजनेस ऑनर्स, आपके पार्टनर्स वो शामिल हैं कि हमने इस साल बिजनेस में से कितना अर्न किया है, उन्हें पता होना चाहिए। साल के एंड पर बिजनेस की पोजीशन क्या है, उन्हें पता होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं, जो आपको उधार देते हैं, उन्हें लेंडर्स कहा जाता है। आप बारोअर हैं, बिजनेस बारोअर है, वो लेंडर्स हैं। जैसा कि सबसे बड़ा लेंडर कौन होता है, बैंक। बैंक तो बैंक ऐसा नहीं है कि आप लोग शक्ल उठा के जाएंगे बैंक के सामने, हमें जनाब 1 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो कहेंगे जनाब बैठे हम तो हैं इसीलिए। नहीं, कभी भी नहीं। वो आपकी शक्ल देखकर आपको पैसे नहीं देंगे, वो आपके बिजनेस की शक्ल देखकर आपको पैसे देंगे। मतलब क्या, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लेकर आओ कि आपके बिजनेस में किस तरह की प्रोग्रेस है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दे दूं और बिजनेस तुम्हारा अर्न कर रहा है 50,000 रुपए पर ईयर, तो कहां से उतारोगे मेरा 1 करोड़ रुपए। तो उसने जाकर बिजनेस की पोजीशन को देखना है, उसने देखना है कि बिजनेस किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कितना प्रॉफिट अर्न करता है, क्या अपने प्रॉफिट में से मेरा इंटरेस्ट मुझे पे कर पाएगा, और इंटरेस्ट के अलावा क्या मैं जो 1 करोड़ रुपया इसे दे रहा हूं लोन के तौर पर, क्या उसकी इंस्टॉलमेंट भी पे करने की सलाहियत रखता है। तो जब तक उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना जाएं तब तक वो आपको कभी भी लोन नहीं देने वाले। तो बैंक के पास कोई भी बिजनेसमैन चला जाए तो सबसे पहले उस बिजनेस की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिमांड करते हैं, तो आपको बनानी पड़ती है। बात क्लियर। इसी तरह से आपके बाकी जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मतलब आप परचेज करने के लिए चले गए हैं और ऑन क्रेडिट आपने उनसे कहा जनाब हमें ना गुड्स चाहिए, ऑन क्रेडिट हम आपको 1 महीने बाद रिटर्न कर देंगे, क्या गुड्स नहीं, पैसे। तो वो भी पहले देखेंगे कि भाई बिजनेस कौन से एरिया में है, किस किस्म की एक्टिविटीज हैं, कितनी सेल्स करते हो तुम। पता चले हमसे परचेजेस करके तुम चले गए, तुमसे सेल नहीं हुई, तुम खुद यूज कर गए चीजें, तो कहां से पैसे दोगे उनको। तो उनके लिए मसला बन जाना है। तो उन्होंने ये चीजें देखनी होती हैं कि तुम्हारी सेल्स कितनी है, तुम्हारा रेवेन्यू कितना है, तुम कितना अर्न करती हो इसमें से, और हमेशा तस्दीक करने के बाद लोन दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता। तो तस्दीक कहाँ से होगी बिजनेस की, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से ये बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें कहते हैं द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन of an entity at the end of the period, usually a year, and the financial performance of the entity over that period. तो ऊपर वो आपसे बात कर रहा है बैलेंस शीट की, और इधर बात कर रहा है ये जो परफॉर्मेंस है इसे कहा जाता है
इनकम स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहा जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है? देखें भाई, देखें, अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, अकाउंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अकाउंटेंट्स बना कर देते हैं, ये अलग बात है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब किस तरह से, इसका मतलब ये है कि भाई जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है। अब अगर हम लोग बात करें ना सोल ट्रेडर की या पार्टनरशिप की, लॉ ने उनको नहीं कहा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने उनसे डिमांड नहीं की कि आप हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कर दें। क्यों? इसकी रीजन ये है कि यार मेरा बिजनेस है, मैं सोल ट्रेडर हूं, मैं अपने लिए अर्न कर रहा हूं, क्या मैं किसी को जवाब दे हूं? तो भाई मेरी मर्जी में बनाऊं या ना बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं या मैं लॉस में हूं, क्या मैंने लोगों में बांटना है? नहीं, तो लोग मुझसे क्यों पूछेंगे? तो मुझे बना के देने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह पार्टनरशिप है तो पार्टनर्स ने अपने लिए बनानी है अगर बनाएंगे तो, अदरवाइज उन पार्टनर्स के अलावा किसी को कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। तो आगे मैं बताने वाला हूं कि आपको वैसे जरूरत नहीं है, ना ही सोल ट्रेडरशिप में और ना ही आप लोगों को पार्टनरशिप में। स्टैंडर्ड्स ने रिक्वायर नहीं किया कि आप किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं, लेकिन जब आपने लोन लेना हो बैंक वाले आपसे मांगेंगे, फिर चाहे आप सोल ट्रेडर हैं चाहे आप पार्टनरशिप बिजनेस में, वो बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे आपको कभी भी लोन नहीं देंगे। इसी तरह से टैक्स अथॉरिटीज वाले, उन्होंने देखा भाई बिजनेस को तो 4 चांद लगे हुए हैं और बच्चा टैक्स ही नहीं पे करता, पहुंच जाएंगे। अब अगर आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाई हो तो फिर आपके लिए मसला बन जाएगा, उन्होंने अच्छा खासा टैक्स चार्ज कर लेना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाओ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर जाके टैक्स पे करो। अब इन दो कामों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवाना जरूरी था। तो अगर सोल ट्रेडर है तो भाई टैक्स अथॉरिटीज वाले या बैंक वाले किससे जाके कहेंगे कि भाई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ? वो ऑनर्स ऑफ द बिजनेस से, लाजिम बात है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोल ट्रेडर में ऑनर वही सोल ट्रेडर ही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बैंक वाले उसके हमसायों से कहेंगे कि भाई तुम इसके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमसायों का ख्याल रखो? नहीं, तो सोल ट्रेडर का काम है। ओके, कितना ख्याल रखा होगा तुमने? यस सर। अच्छा, तो सोल ट्रेडर नंबर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी? पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके देनी है। ऑलराइट, तो अगर आपके पास इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो सोल ट्रेडर में ओनर ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप में पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर ऑब्टेनिंग लोन एंड फॉर टैक्स पर्पसेस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑलराइट, अब अगर इसको देखें तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेस देयर मे बी no obligation to prepare financial statement other than for tax purposes and obtaining a loan from bank for which the owner, sole trader के केस में owner and partnership के केस में partners are responsible. They might employ a person or persons to maintain accounting records and prepare financial statement. अब भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन भाई सोल ट्रेडर मैट्रिक पास है, उसे पता ही नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती कैसे हैं। मुझे बताओ, एफएससी तक आपको पता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनती है, तो उस मैट्रिक पास वाले को कैसे पता होगा? अब बैंक वालों ने कह दिया भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करो, आप रात को बैठा होगा इधर उधर कुछ ना कुछ लिखे जा रहे, ये लो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है भाई, जिसको काम आता है तुम उसको दो, तो उसके लिए तुम लोग हाजिर हो जाओगे, जनाब आई एम अकाउंटेंट, मैं आपको प्रिपेयर करके देता हूँ।
तो प्रिपेयर करना अकाउंटेंट्स का काम है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस ओनर या पार्टनर। ऑलराइट, तो ये बिजनेस ओनर या पार्टनर्स अपनी या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और से बनवा सकते हैं, तो उसको जाके इनकम देंगे। भाई आप मुफ्त में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे तो ऐसा कभी ना करना, फिर ये हमारा प्रोफेशन जलील हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे लो, राइट। हाँ, और अच्छे खासे पैसे लो। जी जी, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दूसरे कंपनी को बताएं, बताओ अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो। अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल होती है, अदरवाइज कॉन्फिडेंशियल होती हैं। भाई मैं किसी को क्यों बताऊं मेरी इनकम कितनी है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, बताओ। कल को तूने मुझसे उधार ले लेना है, मैंने जरूर बतानी है तुम्हें। तो भाई अगर आप हैं ना पार्टनर्स या आप हैं सोल ट्रेडर, तो आप किसी को ना बताएं, कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन अगर आपकी है कंपनी, तो कंपनी ने बताना क्या है भाई, उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखना होता है कि भाई मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर साल की ये है, उसने एससीसी पे में जमा करवानी होती हैं, उसने बाकी रेगुलेटरी बॉडीज को जमा करवानी होती हैं, उसने तमाम शेयर होल्डर्स के घर तक पहुंचानी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करें ऐसा। लेकिन सोल ट्रेडर या पार्टनर्स नहीं करेंगे। ऑलराइट, अब आपसे कहा गया कंपनीज के बारे में, तो कंपनीज के ऊपर अगर आप लोग बात सुने तो हम लोगों ने कहा था कि भाई बिजनेस ओनर, ओनर ऑफ द बिजनेस, सोल ट्रेडर की केस में, पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब कंपनी के केस में मालिक कौन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंपनी को रन कर रहे हैं भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, और वो किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे, शेयर होल्डर्स को, कि भाई हमने आपके पैसे का क्या कुछ किया है, कितना अर्न किया है हम लोगों ने इससे, आपका हिस्सा कितना बनता है, तो उन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते रहते हैं। ऑलराइट, अब यहां पर कंपनी के केस में आपने याद रखना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट। ओके, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट दोनों ऑप्शंस में आ जाएं तो डायरेक्टर्स, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ी डिफरेंट चीज हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके लिए टर्म यूज की जाती है, डायरेक्टर्स एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, ये आप लोग बाद में जाके पढ़ेंगे ये टर्म, अदरवाइज हम इसको इन शॉर्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ऑलराइट, तो अगर आ जाए ना डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट और कोई और ऑप्शन ना हो फिर तो इस पे टिक कर देना, लेकिन एक ऑप्शन है डायरेक्टर्स, दूसरा ऑप्शन है मैनेजमेंट, तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी वो रन कर रहे हैं तो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्लियर? अच्छा सुने, कंपनीज मस्ट प्रिपेयर, अब देखें यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि नो ऑब्लिगेशन, क्या कह रहा है, कंपनीज मस्ट प्रिपेयर, भाई चाहे उनको लोन चाहिए नहीं चाहिए, चाहे उन्होंने टैक्स पे करना है या नहीं करना, हर हाल में हर साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर, और ये भी याद रखना कि कंपनीज में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं वो शेयर होल्डर्स के, मेनली शेयर होल्डर्स के लिए, वैसे तो कोई भी यूज कर ले, एंड फॉर फाइलिंग विद रेलिवेंट रेगुलेटरी बॉडीज, तो कंपनीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पाकिस्तान के अंदर जो इंस्टीट्यूट मौजूद है उसे कहा जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP। ओके, इन शॉर्ट SECP, उसने रेगुलेट करना होता है कंपनीज को, तो वो हर साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड करते हैं कि भाई आप लोग अपने शेयर होल्डर्स को भी दो, साथ में हमारे पास भी पहुंचा देना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर? फिर क्या कहते हैं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स टू इंश्योर दैट दिस इज, मतलब प्रिपेयर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्रिपेयर करवाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
क्लियर? नेक्स्ट, यूजुअली द वर्क इज डेलीगेटेड टू एम्प्लॉयज, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या आप लोग ये काम करें? तो हर कंपनी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट मौजूद होता है, जो हर वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में मसरूफ है। ऑलराइट, यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।